गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BK बायो टीच में। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर 10th और 12th एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में इससे सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस सेट को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक लाइन डिस्कस करके बता रहा हूँ। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, जिसको रुधिर या रक्त भी कहा जाता है। आखिर ब्लड क्या है या कितने प्रकार के हैं, इससे हमारे शरीर को क्या फ़ायदा है। हमारे शरीर में रक्त हैं, आप लोगों के भी शरीर में रक्त हैं, तो यह हमारे शरीर में क्या काम करता है, ठीक है। यदि ब्लड नहीं होंगे तो हमें कौन सी बीमारियां होगा, इसकी समस्या होंगे। तो इस तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड पे, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्लड, रुधिर या रक्त। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ब्लड क्या है। सबसे पहले सवाल आता है ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, इससे क्वेश्चन बनते हैं ब्लड क्या है। तो मैं आपको लोग बता देना चाहता हूँ, ब्लड जो है यह एक तरल संयोजी उत्तक है। अब उत्तक किसे कहते हैं आप लोगों को पता है कि जब हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका आपस में मिल के एक काम करते हैं या समूह बनाते हैं तो उसको उत्तक कहते हैं। तो ब्लड भी क्या है, एक संयोजी उत्तक है और कैसा है, तरल है, ठीक है। तो ब्लड भी क्या है, एक प्रकार की कोशिका है, जो कई कोशिका आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद उत्तक बनाते हैं। तो तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं इसको। अब यह सवाल होता है कि यह एक तरल संयोजी उत्तक है, तो इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहता है। जब ब्लड का प्रवाह होता है, आप जानते हैं कि ब्लड का संचरण जो है, परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। तो जब पूरे शरीर में परिसंचरण होता है तो यह शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। देखिए, यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लड को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब एक चीज़ जानते हैं कि ब्लड जो है शरीर में परिसंचरण करते हैं, तो क्यों करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जाएगा परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था। रक्त परिसंचरण का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वह थे विलियम हार्वे। कौन थे भाई, तो विलियम हार्वे ने बताया कि रक्त जो है पूरे शरीर में परिसंचरण करते हैं, तो इसलिए विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता हो गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, एक क्वेश्चन यहाँ निकल गया, ठीक है। अब देखो यह प्रवाह क्यों करते हैं, जो कि आपको मैं काज में बताऊंगा, ठीक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक हो गया, यह प्रवाह के दौरान सभी के शरीर ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त परिसंचरण का खोज जो करने वाले व्यक्ति थे विलियम हारे थे। अब देखिए यहाँ है रक्त जो है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब जिसका 7.7 से अधिक होता है उसको क्षारीय बोलते हैं, जिसका 7 से कम होता है उसको अम्लीय बोलते हैं, जिसका 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। तो ब्लड क्या है, एक प्रकार क्षारीय द्रव पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होते हैं। और ब्लड जो है यह करता क्या है हमारे शरीर में, तो यह हमारे शरीर के जो भोज्य पदार्थ हैं, बचे हुए भोज्य पदार्थों का
भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसमें जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को अवशोषित करके या क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। और इसका काम है कि O2 एवं CO2 का परिवहन करता है, या O2 और CO2 का भी परिवहन करता है। ब्लड क्या करते हैं, O2 एवं CO2 का भी परिवहन करता है। ठीक है। तीसरा काम क्या है कि यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, मतलब शरीर का जितना ताप है उसको बनाए रखता है। ठीक है। जैसे देखिए आप लोगों को मलेरिया या कभी किसी प्रकार का रोग हो जाते हैं तो शरीर में क्या होता है, बुखार आ जाते हैं। बुखार आने के बाद तो जिसकी कण की संख्या है यह घट जाता है, जिसके कारण यह शरीर में क्या होते हैं, ताप अनियंत्रित हो जाते हैं। तो शरीर के ताप का यह नियंत्रण करता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ब्लड क्या है। अब आते हैं, ब्लड जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। ब्लड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ब्लड जो है 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, एक को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, दूसरा बोलते हैं ब्लड कार्पसल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त या रुधिर प्लाज्मा। इसको बोला जाता है रुधिर कणिकाएं। अब आइए देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड के जो तरल भाग होते हैं प्लाज्मा, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर के जो तरल भाग हैं उसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। रुधिर के जो तरल पदार्थ हो गए या भाग हो गए वह प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में किन किन तत्वों की मात्रा होता है। प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा कुल रक्त का 55% भाग होता है। मतलब हो गया कि जैसे ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और कार्पसल। तो प्लाज्मा जो होते हैं यह कुल रक्त का 55% भाग होता है, और यह जो कुल रक्त का होते हैं 45% भाग होते हैं। ब्लड कार्पसल कुल रक्त का 45, वही यहाँ पे लिखे प्लाज्मा जो होते हैं कुल रक्त का 55% होते हैं। अब प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्लाज्मा में जो है 90% जल होते हैं, 90% जल, 7% प्रोटीन, 7% इसमें प्रोटीन होते हैं, और शेष जो बच गया, शेष जो होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाया जाता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, कुल रक्त का 55% भाग है, इसमें 90% जल होते हैं, 7%। एक जगह देखिए प्लाज्मा क्या है, यह पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है। ठीक है। तो प्लाज्मा हो गया 55%, इसमें 90, प्लाज्मा में 90% जल होते हैं, 7% प्रोटीन होता है, और शेष कार्बनिक और पदार्थ। प्लाज्मा क्या है, यह पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे बताते हैं कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन होता है। एक होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा जो होते हैं थ्रोम्बिन, ये दोनों जो है इसी का रूप हो गए। एक दूसरा जो होते हैं, ठीक है, ये फाइब्रिनोजिन, और तीसरा जो होते हैं
उसको बोलते हैं हीपैरिन। तो इस तरह से प्लाज्मा में जो प्रोटीन हो गए दो प्रकार के, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का ही एक रूप हुआ जो कि कन्वर्ट होकर थ्रोम्बिन बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन, यह शरीर में रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और दूसरा जो है हीपैरिन है, यह शरीर के भीतर रक्त को थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, मतलब शरीर के भीतर रक्त थक्का क्यों नहीं बनते हैं, तो इसका कारण है हीपैरिन। हीपैरिन जो है शरीर के भीतर रक्त को थक्का बनने से रोकते हैं, लेकिन फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन शरीर के भीतर रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। मतलब शरीर के भीतर तो रक्त नहीं बनते। देखिए, जब शरीर के कोई पार्ट कट जाते हैं तो रक्त का स्राव होते बाहर निकलते हैं। जब शरीर का बाहर निकलते हैं तो हवा के संपर्क में आने के बाद हीपैरिन जो है काम करना बंद करता है। हीपैरिन जो है यह काम करना बंद करता है। जब हीपैरिन काम करना बंद करता है तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन क्या करते हैं, फाइब्रिनोजिन के साथ कॉम्बिनेशन बना के रक्त को थक्का बनाते हैं। इसलिए शरीर के भीतर रक्त को थक्का बनने से रोकता है तो हीपैरिन, लेकिन जब तक हीपैरिन होता है ये दोनों को रक्त को थक्का बनाने में कोई मदद नहीं मिलता। लेकिन जब हवा के संपर्क में आते हैं तो हीपैरिन खत्म हो जाता है, मर जाते हैं और यह निष्क्रिय हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन रक्त को थक्का बना देता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये रुधिर कणिका क्या है। कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं यह जो होते हैं यह कुल रक्त का 45% भाग होता है। रुधिर कणिका जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 भागों में बटे होते हैं। पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, ये हो गया ब्लड प्लेट्स। हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको बोलेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ब्लड प्लेट रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, इस तरह से रुधिर कणिका जो 3 भागों में बटे होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आइए देखते हैं अब एक एक करके कि आरबीसी क्या होते हैं, इसका क्या काम है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, इसका क्या काम है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसका क्या काम है। ये सभी रक्त के पार्ट हैं। तो आरबीसी जो होते हैं इसका आकार जो है, इसका आकार गोलाकार होता है। आकार कैसा होता है, गोलाकार, या उभयतल बोल सकते हैं, उभयतल होते हैं। मतलब इसका आकार क्या होता है, गोलाकार या उभयतल या उभयतल जो होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण जानते हो उसी तरह का इसके आकार होते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। आपको पता होगा कि हर एक कोशिका के भीतर केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी के भीतर केंद्रक तथा लाइसोसोम भी नहीं होते हैं। लाइसोसोम, इसमें केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता है। आपको पता है कि केंद्रक जो है हर एक कोशिका के भीतर होते हैं, लेकिन इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है ये जान लीजिएगा। इसका निर्माण कितने होते हैं, जितने भी प्रकार के ब्लड होते हैं उनका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होते हैं। कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो ब्लड जितने भी हैं, चाहे आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लाज्मा, सभी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होते हैं। परंतु इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो प्लीहा में।
प्लीहा में मृत्यु होता है। ठीक है, प्लीहा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लीन। मतलब प्लीहा, जब ब्लड का निर्माण आरबीसी में, अस्थि मज्जा में होते हैं तो जमा रहता है प्लीहा के पास, लेकिन मृत्यु भी क्या होते हैं, प्लीहा में होते हैं। इसलिए प्लीहा को कब्रगाह कहा गया है। आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह कहा गया किसको, तो प्लीहा को। याद रखिएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा को। और देखिए कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिनों तक होते हैं। मिनिमम इसका जो जीवन काल 20 दिन होता है, अधिकतम 120 दिन होते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक होते हैं, 20 से 120 दिनों तक। अब देखिए आरबीसी का कार्य क्या है, आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य क्या हो गया, तो पहला इसका कार्य है कि O2 एवं CO2 का परिवहन करना। O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, तो आरबीसी का पहला काम क्या हो गया, O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे ऊपर ध्यान रखिएगा कि इसकी कुल संख्या, इसका मुख्य कार्य हो गया आरबीसी का O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। एक चीज़ ऊपर आपको नहीं बताया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख होता है, 50 लाख। लेकिन जो है यह महिलाओं में 45 लाख होते हैं। यह पुरुष में जो है इसकी संख्या कितना होता है, 50 लाख। महिला में इसकी संख्या कितना होता है, तो 45 लाख। मतलब महिला पुरुष में जो होते हैं कुल रक्त, पुरुषों में 5.5 लीटर रक्त होता है, 5 लीटर रक्त पाया जाता है। पुरुषों में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, परंतु महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है पुरुषों के अपेक्षा, पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में जो होते हैं रक्त आधा लीटर कम पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे बताया ना कि महिलाओं में जो कुल कण की संख्या होती है 45 लाख और पुरुषों में होते हैं 50 लाख होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इसके कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको कि आरबीसी का रंग जो है लाल क्यों होते हैं, तो हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी और प्लाज्मा में क्या अंतर है। अब दूसरा पार्ट है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी क्या है। ठीक है, तो अब डब्ल्यूबीसी का देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का ये नंबर था, ये बी नंबर है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी को आपको बता दिए कि इसको फुल फॉर्म होते हैं श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं। शुरू में ही बता दिए आपको कि जितने भी निर्माण ब्लड हैं सभी का निर्माण अस्थि मज्जा में, मृत्यु प्लीहा में। इसका जीवन काल 1 से 4 दिनों तक, इसका जीवन काल 1 से 4 दिनों तक। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होते हैं, 104 तक। इसकी कुल संख्या कितना होता है, तो 8,000 से 10,000 के बीच होता है। जैसे बताया था कि आरबीसी की संख्या 50 लाख या 45 लाख होता है, उसी तरह से इसकी कुल संख्या 8,000 से 10,000 कण के बीच होता है। ठीक है,
इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। परंतु इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केंद्रक पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद है, और उसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल था, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता था। अब देखिए इसका क्या कार्य है, WBC का क्या कार्य है। तो इसका सबसे बड़ा जो कार्य है, पहले इसको कार्य जानने के पहले एक चीज़ जान लीजिए कि यह कई प्रकार के होते हैं। यह जो है यह कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। ठीक है, WBC जो है कई प्रकार के होते हैं। क्या कई प्रकार के, तो इसमें जो है एक होते हैं इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। ठीक है, दूसरा जो इसमें पाए जाने वाला है बेसोफिल, बेसोफिल। और तीसरा जो है इसमें न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और चौथा इसमें जो पाया जा रहा है मोनोसाइट, और पांचवा इसमें जो पाए जाते हैं लिम्फोसाइट, देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे इम्यूनोसाइट है, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, लेकिन रोगों से रक्षा करता है। सभी मिलके क्या करते हैं, रोगों से बचाता है। हमारे शरीर को यह सभी मिलके क्या करता है, रोगों से बचाता है। अब बचाता है कैसे, लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रोगों को मारता है। हमारे शरीर के जो प्लाज्मा है WBC है, उसमें T लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट का जो आकार टी जैसा होता है, इसको T लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, रोगों को संक्रमण से बचाता है, यह संक्रमण से बचाता है। ठीक है, संक्रमण मतलब जब कोई शरीर में बाहर के द्वारा, भोजन के द्वारा कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर जाते हैं, तो यह जो है हमें संक्रमण से बचाता है। कौन बचाता है, तो लिम्फोसाइट। अब जब लिम्फोसाइट बैक्टीरिया या वायरस को मार देते हैं, तो मोनोसाइट उसको खाने का काम करता है, इसलिए मोनोसाइट क्या होते हैं, आकार में बड़ा होते हैं। सबसे आकार में बड़ा होते हैं कौन, तो मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रोगों से संक्रमण से बचाता है। इसलिए आप लोगों को याद हो गया कि WBC का कार्य क्या हुआ। WBC का जो कार्य है, WBC हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है, WBC हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि RBC और WBC में क्या डिफरेंस है। तो RBC में जो है हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। RBC में जो है केंद्रक नहीं होते हैं, WBC में केंद्रक पाया जाता है। और RBC जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, और WBC हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, अब तीसरा जो है प्लेटलेट्स, तीसरा क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा जो है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका भी निर्माण जो होते हैं अस्थि मज्जा में, इसका भी निर्माण कहाँ होते हैं, तो अस्थि मज्जा में इसका भी निर्माण होता है। ठीक है, मृत्यु तो कहाँ होगा, तो आपको पता ही है, प्लीहा में। इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों तक होते हैं, इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों तक होता है। इसकी कुल कण की संख्या 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख तक होता है। इसकी कुल कणों की संख्या 2 से 3 लाख तक होता है। ठीक है, जब डेंगू रोग में इसकी संख्या
डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 50,000 से भी कम हो जाती है। डेंगू रोग में इसकी संख्या 50,000 से भी कम हो जाती है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका जो कार्य है, यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है। जब हमें मलेरिया या डेंगू हो जाते हैं, देखते हैं कि हम किसी काम को करने लायक नहीं रह जाते हैं, मतलब थकावन जैसे लगता है, पैर हाथ नहीं चलते, चलने का इच्छा नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे कण की संख्या 50,000 से नीचे हो जाती है, तो हमारा शक्ति क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब पावर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या देखे कि ब्लड प्लेटलेट्स तेज हो गया। ठीक है। अब देखते हैं ब्लड का कार्य क्या है टोटल। ऐसा आपको शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि ब्लड का क्या कार्य है। ठीक है। शुरू में लिख दिया कि यह अपोजिट पदार्थों का परिवहन करता है, या शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है। और उत्सर्जी पदार्थों का यह निष्कासन भी करता है। रक्त जो है, रक्त शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करता है। तो ये था ब्लड। एक चीज़ और यहाँ बता देते हैं कि सीरम क्या है। सीरम क्या है, जैसे आपको बताए कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन कहते हैं, तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष भाग सीरम कहलाता है। मतलब प्लाज्मा में बताया कि प्रोटीन पाए जाते हैं फाइब्रिनोजेन, तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अलग कर दिया जाए तो जो प्लाज्मा में बच गया भाग हुआ क्या कहलाता है, सीरम। अब सीरम का उपयोग रक्त जांच में किया जाता है। सीरम का ही उपयोग रक्त जांच में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को फिर लेकर आएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। ब्लड, आज का वीडियो जो था ब्लड से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर भी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक